हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग द्वितीय। देखिए, इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 8वां है और ये अंतिम अध्याय है आपका। यहाँ पर हम उपन्यास, समाज और इतिहास का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। कल के वीडियो में आपने जो है भारत में उपन्यास लेखन कब आया है और भारत में किस तरह के उपन्यास लिखे गए हैं वो आपने वहां पर देख लिया था। आज यहाँ पर आपकी हेडिंग ये है कि औपनिवेशिक जमाने में उपन्यास। वास्तव में हम यहाँ पर देखेंगे औपनिवेशिक जमाने में उपन्यास ने भारत में किस तरह की भूमिका निभाई है, किस तरह का परिवर्तन लाया है, किस तरह की जो सोच है व्यक्तियों की उसमें परिवर्तन लेकर आए हैं, कैसे यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने में उपन्यास ने योगदान दिया है, वो सभी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम उपन्यास को गौर करें, किसी भी उपन्यास को उठाकर देखें, तो वहां पर हमें सबसे पहली बात ये देखने को मिलता है कि उसमें बहुत सारी क्षेत्रीय विशेषताएं दिखाई देती हैं। यानी किसी एक इलाके का वर्णन नहीं किया गया है, वहां पर बहुत सारे समुदायों को वहां पर सम्मिलित रूप से उपन्यास के भीतर दिखाया गया है। तो यहाँ पर वही सवाल लिया गया है कि भाई इस तरह की प्रेरणाएं उन्हें कहाँ से मिली हैं राइटर्स को लिखने के लिए, उन्हें पढ़ता कौन होगा और पढ़ने से किस तरह की संस्कृति विकसित हुई होगी। तो उनके जवाब हम यहाँ पर ढूंढेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेडिंग है कि उपन्यास के इस्तेमाल, सबसे पहले उपन्यास का इस्तेमाल औपनिवेशिक जमाने में किस प्रकार से हुआ है। देखिए, अंग्रेज, पहली बात आपको ये तो पता ही है, अंग्रेज हमारे मुल्क के नहीं थे। अंग्रेज जो है दूसरे देश से आए थे। उन्हें ना तो हमारे रीति रिवाज मालूम थे, ना ही हमारा जो है कल्चर मालूम था, ना ही हमारी संस्कृति से बहुत ज्यादा अवगत थे। तो उन्हें कैसे मदद मिली कि भारतीय समाज को कैसे जान पाए। तो भारतीय समाज को जानने में उन्हें इन्हीं उपन्यासों के जरिए मदद मिली। भारत के जो लिखित साहित्य था या फिर भारत के जो लिखित जो विद्वान लोग थे उनके जरिए उनसे वार्तालाप करके यहाँ के समाजों के बारे में उन्हें पता चला कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, उनके क्या रीति रिवाज हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे करके उनकी जो नॉलेज है हमारे कह सकते हैं कल्चर के प्रति या हमारे समाज के प्रति उनकी नॉलेज बढ़ती गई है और वो उस नॉलेज के आधार पर हमारे समाजों को कहीं ना कहीं विभेदित करने में या फिर उन्हें बांटने में सफल हो पाए हैं। आपने देखा होगा ऊंच नीच वाला भेद है, जैसे मान ली हाई कास्ट है, लोअर कास्ट के मध्य भेद कैसे डालना है, इसके बीच खाई कैसे क्रिएट करनी है, या फिर किसी जाति को कैसे हम उसे भड़का सकते हैं। तो वो सब चीजें उन्हें यहीं से देखने को मिली हैं, यहीं से वो सीखे हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका यही बताता है कि औपनिवेशिक सरकार को उपन्यास में देसी जीवन व रीति रिवाज से जुड़ी जानकारी का यहाँ पर बहुमूल्य स्रोत नजर आया है। पहली बात तो यहाँ पर ये निकल कर आती है। और उपन्यासों को पढ़कर यहाँ पर यह हुआ है, यानी उपन्यासों को पढ़कर लिख लेना आप, लोगों के पहनावे, यानी उपन्यासों को पढ़कर क्या हुआ है, उपन्यासों को पढ़कर उन्हें लोगों के पहनावे, ओढ़ावे, पूजा पाठ, उनके विश्वास और आचार आदि के बारे में सहज पता चल सकता था। यानी इन सब चीजों के बारे में उन्हें बड़ी आसानी से पता चल सकता था और ऐसे करके कहीं ना कहीं ये उनके शासन करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी थी जानकारी। यानी ये जानकारी भारत में विभिन्न जातियों के ऊपर शासन करने के लिए, विभिन्न जातियों के ऊपर किस तरह से उन्हें नियंत्रण करना है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये आपने देखा भी होगा कि कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उठाकर उन्होंने देखा है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो हाई कास्ट के जो लोग थे, यानी उच्च जातियों के लोग थे, वो पुराने समय में जमींदार वगैरह हुआ करते थे। पुराने समय में उनकी जो है अच्छी खासी रसूख रहा करती थी, यानी अपने इलाके में अच्छी खासी रसूख हुआ करती थी। तो इस बात का फायदा उठा के अंग्रेजों ने क्या किया है, उनसे सांठगांठ करके उन्हें जमींदारी वगैरह दी है और जमींदारी के जरिए उन्हें अधिकार दिए हैं कि भाई किसानों से आपको कर्ज वसूल करना है, लगान लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें उनके माइंड में एकदम नहीं आई हैं। ये चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय समाज का अध्ययन करने के उपरांत सीखी हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उपन्यासों का इस्तेमाल और इस दौर में किस लिए हुआ है। इस दौर में उपन्यासों का इस्तेमाल जो हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, ठीक है, इनकी आलोचना करने के लिए और इनके इलाज क्या हो सकते हैं, इनको सुझाने के लिए भी हमारे यहाँ उपन्यास लिखे गए हैं। जैसे आप सभी को पता है उस समय हमारा जो देश था कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों को लेकर जूझ रहा था और भी बहुत सारी कुरीतियां थी हमारे समाज में। उन सब के प्रति जो है लोगों का नजरिया क्या है, लोगों को कैसे जगाया जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पर उपन्यासों में वो सब चीजें लिखी गई हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमारे कुछ ऐसे उपन्यासकार हुए हैं जिन्होंने उपन्यासों के जरिए हमारे अतीत से हमारा जो वर्तमान का रिश्ता क्रिएट किया है। यानी उपन्यास के जरिए एक पुल बनाया है, उपन्यास के जरिए एक ब्रिज बनाने की कोशिश की है और उस पुल के जरिए क्या है, हमारे अतीत को हमारे वर्तमान से जोड़ने की कोशिश की है।
रीजन क्या है ऐसा करने के पीछे? ऐसा करने के पीछे रीजन यही है कि हमारी जो वर्तमान जनता है वो हमारे अतीत के गौरव से यहाँ पर प्रेरित हो और प्रेरित होकर एक राष्ट्र के रूप में अपने भारतवर्ष के लिए जो है उसके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं का संचार हो सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, अपने अतीत के गौरवों का गुणगान किया है कि हमारे देखो अतीत में हमारी संस्कृति ऐसी रही है, अतीत में हमारे राजा महाराजा ऐसे रहे हैं, अतीत में हमारे यहाँ ऐसा कल्चर था। तो कहीं ना कहीं लोग जो है अपने अतीत में जब गए हैं, अतीत में घुसने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक राष्ट्रीय भावना का संचार हो पाया है। तो वो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट लिख लेना यहाँ पर कि कई सारे उपन्यास पुराने जमाने की शौर्य और साजिश की रोमांचक कहानियां थे और इन कृतियों ने क्या किया है, इन कृतियों ने अपने पाठकों में राष्ट्रीय गौरव की भावना का संचार किया। ये यहाँ पर आप नोट कर लेना। अब यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। देखिए उपन्यास में खास करके ध्यान रखा गया विविधता का, यानी जो स्थानीय विविधता है, स्थानीय जो बोलियां हैं, स्थानीय जो लैंग्वेज जो बोली बोली जाती है लोगों के द्वारा, सबका अपना अपना बोलने का एक अलग लहजा होता है। यानी कि मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो एक स्पष्ट और सटीक लहजे में बात करेगा। एक मान लीजिए बिल्कुल मजदूर वर्ग का व्यक्ति है तो मजदूर वर्ग की भाषा अलग टाइप की होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे निम्न जाति का व्यक्ति है और ऊंची जाति वाले से कोई अनुनय विनय कर रहा है तो उसकी भाषा एकदम अलग होगी, यानी बोलने का तरीका एकदम अलग होगा। तो जी हजूरी करके बात करेगा वो। तो उपन्यासों में आपको ये सब चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। यानी उपन्यासों में इस तरह की जो बोली वाली विविधताएं हैं वो भी यहाँ पर एकदम रखी गई हैं कि भाई जमींदार कैसे रौब में बोल रहा है, मजदूर कैसे उसे जमींदार के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर उपन्यासकारों ने इन सब चीजों को भी अपने उपन्यास के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है कि भाई हमारे समाज में फलाना व्यक्ति, फलानी जाति इस तरह से बर्ताव करती है, इस तरह से बोलती है। तो वो सब चीजें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट यहां पर लिखेंगे, उपन्यास का कौन सा पात्र किस तरह बोलता है यह उसके इलाके, वर्ग या जाति का परिचायक बन गया। यह आप चौथा पॉइंट लिख लेना। इन सब के अलावा जो उपन्यास लिखे गए हैं वहां पर उन उपन्यासों में आपको सुधारवादी संदेश भी देखने को मिलेंगे। खास करके जो सुधार के संदेश हैं कि भाई समाज में सुधार आना चाहिए, समाज में बदलाव आने चाहिए, इस तरह की बातें भी यहां पर कही गई हैं। तो यहां पे पांचवा पॉइंट आप लिख लेना, उपन्यासों में सुधारवादी संदेश साफ दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? यहां पर 1899 में एक व्यक्ति हैं गुलाबड़ी वेंकटराव, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, इसका नाम था इंदिराबाई। यानी कि यहां पर जो गुलाबड़ी वेंकटराव हैं इन्होंने उपन्यास लिखा है इंदिराबाई। तो इस इंदिराबाई में क्या होता है कि यहां पर इसकी जो नायिका है वो वास्तव में बहुत कम उम्र की होती है, उसका बाल विवाह करवा दिया जाता है और बाल विवाह करवाया जाता है एक बूढ़े व्यक्ति से। कुछ दिनों बाद क्या होता है, बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि इंदिराबाई जो होती है अपनी शिक्षा यहाँ पर जारी रखती है, अपने परिवार का विरोध, समाज के विरोध के बावजूद अपनी शिक्षा जो है जारी रखती है और फिर आगे चलकर अपनी मर्जी से यहाँ पर दोबारा शादी करती है और इस बार वो क्या है, एक पढ़े लिखे आदमी को अपना वर चुनती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस उपन्यास के जरिए महिला शिक्षा का क्या रोल है, ठीक है, यानी महिला शिक्षा जो नारी है, नारी के अंदर महिला शिक्षा के बाद क्या परिवर्तन आते हैं, नारी किस तरह से अपना डिसीजन ले सकती है, तो वो सब यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर यही सब चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना पांचवा पॉइंट, पांचवें का सब पॉइंट यहाँ तक लिख लिया होगा कि इनका कन्नड़ उपन्यास इंदिराबाई में यहाँ पर नायिका का बाल विवाह, तत्पश्चात विधवा जीवन, फिर शिक्षा ग्रहण करने के बाद पुनर्विवाह को दिखाया गया है। ये आप इतना लिख लेना शॉर्ट में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई क्या इसकी पृष्ठभूमि है। तो ये वेंकटराव का है इंदिराबाई। आगे बढ़ते हैं हम, एक और उपन्यास भी लिखे गए हैं तमिल में, और तमिल में यहाँ पर तमिल भाषा के सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक यहाँ पे उपन्यासकार रहे हैं, ये रहे हैं आर कृष्णमूर्ति। इन्होंने कल्कि के नाम से यहाँ पर उपन्यास लिखे हैं, यानी कल्कि के नाम से लिखते थे। यानी वैसे तो कल्कि अगर आप देखें तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहा जाता है कि भाई कलयुग के एंड में ये अवतरित होंगे, इस तरह की बातें कही जाती हैं। इनके साथ बहुत सारी पौराणिक गाथाएं भी जुड़ी हुई हैं, ये बात आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। तो इन्होंने जो कल्कि के नाम से, और वही साइन भी दिखाया गया है, कल्कि जो है घोड़े पर आएंगे बैठ के, इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। जो लोग धर्म को जानते हैं, धर्म वगैरह में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं। तो ये कल्कि के नाम से लिखते थे, यानी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, खासकर इतिहास को लेकर लिखते हैं, ठीक है। यानी ये जो है ये प्रसिद्ध तमिल पत्रिकाएं इन्होंने जो है कौन कौन सी निकाली हैं, आनंद विक्टन निकाली है, और कल्कि के ये संपादक भी थे। तो आप यहाँ पर इनका छठवें का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगली सब हेडिंग इसी में पड़ेगी, आधुनिक होने की समस्याएं, कि भाई आधुनिक होने की क्या क्या समस्याएं लोगों के सामने निकल कर आ रही थी।
आपने ये तो देखा है कि भाई उपन्यास के अंदर कहीं ना कहीं एक काल्पनिक समाज की रचना की गई थी, काल्पनिक समाज की, एक आदर्शवादी समाज की रचना की गई थी। वास्तव में वैसा समाज जो था वो धरातल पर तो नहीं था उस समय। तो लोग क्या थे, उपन्यास पढ़ते 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 उस कल्पना जगत में ऐसे जो है खो जाते थे, उस कल्पना जगत में ऐसे बिल्कुल खो जाते थे। तो उस खोने की वजह से तमाम लोग अपना जो वास्तविक जीवन है वो वास्तविक जीवन भी सहजता से जो है नहीं जो है व्यतीत कर पाते थे। उनके वास्तविक जीवन में भी उन्हें कठिनाई आने लगी थी, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं कल्पना आदर्श से इतना प्रेरित हो गए थे कि अपना जो वास्तविक जीवन का व्यवहार है वो भी सही प्रकार से नहीं करते थे। तो तमाम लोगों को इस बात को लेकर चिंता भी होने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि भाई कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, यानी लोग इतना ज़्यादा अनुसरण कर रहे हैं तो इनका कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट जाएगा। कहीं ना कहीं जो है लोग जो है इस कल्पना दृश्य में डूबे रहेंगे, वास्तविक दुनिया का यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह की बातें भी यहाँ पर कही गई हैं। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना आप कि उपन्यासों में दुनिया की असलियत वैसी ही नहीं दिखाई जाती थी जैसी वह वाकई है। खास करके उपन्यासों में सामाजिक जो उपन्यासकार हैं वो बहुधा आदर्श नायक नायिकाएं ये पेश करते थे, जिन्हें उनके पाठक जो है सराह सकें और जिनका वो अनुसरण कर सकें, जिनको फॉलो कर सकें। यहाँ पर एक उपन्यास है जिसका चंदू मेनन की द्वारा लिखित है। वो चंदू मेनन वही चंदू मेनन है केरल वाले। तो इन्होंने इंदुलेखा लिखा है। तो यहाँ पर इंदुलेखा में क्या है, एक नायक है, नायक ठीक है, इसकी नायिका जो है नायक नाम के माधवन नाम के व्यक्ति है, इससे विवाह कर लेती है। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर चंदू मेनन ने एक उपन्यास लिखा है उस समय। तो यहाँ पर आप इसी में सब पॉइंट लिख लेना, सेकंड सब पॉइंट, कि चंदू मेनन की इंदुलेखा के रूप में इन्होंने जिस पात्र का सृजन किया है उसमें अपूर्व सुंदरी के साथ साथ कई बौद्धिक, इसके अलावा कलात्मक प्रतिभाएं भी थी, और उसने जो है संस्कृत और अंग्रेजी भी पढ़ी थी। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने चंदू मेनन ने क्या लिखा है, इंदुलेखा लिखी है। तो इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, बताया गया है कि भाई नायर जाति से आती थी, केरल की नायर जाति से आती है, और इसने बाद में एक व्यक्ति है माधवन नाम का, उससे यहाँ पर जो है विवाह कर लिया है। तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आगे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर उपन्यास जो लिखे जाते थे उनमें ज़्यादातर जो किरदार होते थे उन किरदारों को पाश्चात्य संस्कृति में रंगा हुआ दिखाया जाता था, यानी आधुनिक दुनिया में रंगा हुआ दिखाया जाता था। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, कि ज़्यादातर उपन्यास के नायक व नायिकाएं आधुनिक दुनिया की पैदाइश थे। यहाँ पर आप लिख लेना। और अगर हम औपनिवेशिक युग में देखें तो औपनिवेशिक युग में अंग्रेजी शिक्षित वर्ग जो भी था उस समय, तो उसको पाश्चात्य रहन सहन और विचार जो थे उस समय के वो आकर्षित करते थे। तो यानी कि लोग जो थे, जो पढ़े लिखे लोग हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं पश्चिम के एकदम पश्चिम को लेकर बहुत ज़्यादा लालायित हो रहे थे। पश्चिम जाने के लिए, पश्चिम के विचारों के प्रति, पश्चिमी पहनावे के प्रति बहुत ज़्यादा लालायित हो रहे थे। उनकी पारंपरिक जीवन शैली में भी ये परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली सब हेडिंग यहाँ पर है पाठ का आनंद, यानी वास्तव में उपन्यास का आनंद कौन कौन ले पाया ये भी हम देखेंगे। देखिए, अगर हम देखें तो उपन्यास भारत में जो है मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत ज़्यादा मनोरंजन का लोकप्रिय माध्यम बन गया। यानी मध्यम वर्ग जो है अक्सर यहाँ पर उपन्यास पढ़ा करता था, उपन्यास के जरिए अपने आप को रोमांचित करता था। यहाँ पर उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा कि भाई सचित्र किताबें आ गई हैं, दूसरी भाषाओं के अनुवाद भी आ गए हैं, लोकप्रिय गाने हैं जो कभी कभी समसामयिक घटनाओं के आधार पर रचे जाते थे। ये सब उस समय मनोरंजन के साधन बन गए थे। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। जैसे बताया गया है कि भाई उस समय एक चीज़ और चली थी कि तमाम जो रहस्यात्मक होते थे, सस्पेंस थ्रिलर बोले जाते हैं, सस्पेंस थ्रिलर बोले जाते हैं उपन्यास, या क्राइम थ्रिलर वाले बोले जाते हैं। तो उनमें जासूसी वगैरह या रहस्यात्मक उपन्यास वगैरह जो थे, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो इन्हें जो है इनके पार्ट के रूप में कि भाई पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आ गया। जैसे आप देखते होंगे तमाम मूवियों की यहाँ पे लोगों की डिमांड होती है कि सस्पेंस एंड में जो है यहाँ पे सस्पेंस छोड़ देते हैं, तो सस्पेंस को दिखाने के लिए अगला पार्ट बनता है, उसमें भी सस्पेंस छोड़ देते हैं, फिर अगला पार्ट आता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं कि पाठकों की मांग पूरा करने के लिए जासूसी और रहस्यात्मक उपन्यास को कई दफ़े यहाँ पर छापना पड़ता था। तो यहाँ पर पहले का सेकेंड सब पॉइंट आप लिख लेना। दूसरी बात यहाँ पर और निकल कर आई, यहाँ पर देखिए उपन्यास जब जैसे जैसे उपन्यास का पाठन बढ़ता गया, उपन्यास के जो पाठक हैं इनकी संख्या बढ़ती गई है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यानी कि जो चुपचाप यानी मौन रहकर पाठन करने की जो विधा है, मौन रहकर पाठन करने की जो कला है, ये भी लोगों ने सीख ली है। क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग पहले शिक्षित होने लगा है। पहले के समय में क्या था कि कम लोग शिक्षित थे, तो कोई एक व्यक्ति शिक्षित होता था तो केवल वही क्या था, बोल बोल के पढ़ के सुना देता था बात बाकी लोगों को। अब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पढ़ने लिखना सीख गए हैं, तो ऐसे में अब जो लोग हैं वो मौन रहकर पढ़ना यहाँ पर सीखे हैं। ये बात भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी जो है ये है महिलाएं और उपन्यास, कि वास्तव में महिलाओं ने उपन्यास को किस तरह से लिया है
और महिलाओं ने उपन्यास के प्रति अपनी क्या रवैया दिखाया है वो भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर उस समय जो नैतिक समाज का जो कहते नहीं है, जो नैतिक समाज की अग्रणी व्यक्ति थे, नैतिक समाज की चिंता करने वाले व्यक्ति थे, उनके माइंड में एक बात सताने लगी थी कि कहीं ना कहीं उपन्यासों के भीतर जो दुनिया छपी हुई है वो काल्पनिक दुनिया है। तो काल्पनिक दुनिया होने की वजह से ये लोग जो हैं काल्पनिक दुनिया में चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काल्पनिक दुनिया में जाने की वजह से इनके साथ कुछ भी हो सकता है। यानी वर्तमान समाज में किसी भी तरह के अब नॉर्मल जो बिहेवियर है ये भी कर सकते हैं। तो इन्हें इस बात की पूरी पूरी चिंता सताने लगी थी। तो इस बात को लेकर तमाम जो समाज के सामाजिक व्यक्ति हैं या नैतिक चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने तमाम अपील वगैरह की, तमाम लेख वगैरह लिखे, लोगों को समझाया कि आप उपन्यासों को जो नैतिक दुष्प्रचार है उससे आप बचें, नैतिक दुष्प्रभाव से आप बचें। यानी उपन्यासों में मानते हैं आप एंटरटेनमेंट करते हैं अपने आप को, आप पढ़कर जो आपको अच्छा लगता है, आप पढ़कर जो रोमांचित होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी उपन्यास में ना घुस जाएं कि आप अपने वास्तविक जीवन को ही जी ना पाएं। तो इस तरह की बातें भी यहाँ पर तमाम नैतिक चिंतकों ने यहाँ पर कही हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट, पहला पॉइंट आप लिख लेना। पहला पॉइंट, उपन्यास के पाठक हकीकती दुनिया से काल्पनिक जगत में चले जाते थे। ये पहला पॉइंट आप लिख लेना। इसी में सब पॉइंट कि कुछ लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर लोगों से अपील की कि वे उपन्यासों के नैतिक दुष्प्रभाव से बचें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखने को मिलेंगी हमें कि कुछ माँ बाप क्या थे अपने बच्चों को, देखिए आपको पता होगा कि भाई 20वीं सदी तक आते आते उपन्यास केवल आपके जो है सामाजिक उपन्यास नहीं रह गए थे, तमाम अश्लील उपन्यास भी आ गए थे। यानी तमाम जो है अश्लील उपन्यास भी लिखे जाने लगे थे। तो या फिर बहुत ज़्यादा जो होता है क्राइम टाइप के जो उपन्यास हैं, यानी जो जिसमें दिखाया जाता है क्राइम वगैरह, क्राइम फैंटेसी वगैरह दिखाई जाती है, वो भी लिखे जाने लगे थे। तो इस वजह से जो तमाम माँ बाप हैं वो अपने बच्चों की पहुंच से इन उपन्यासों को दूर रखते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे पकड़कर इन्हें जो है कहीं ना कहीं उस तरह के बिहेवियर ना करने लगे या उस तरह के समाज में ना जीने लगे, तो इसलिए इन्हें जो छुपा के रख देते थे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि कई माँ बाप जो हैं उपन्यासों को अपने बच्चों की पहुंच से यानी कि बाहर, यानी कहीं छज्जे वगैरह पर छिपा कर रखते थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को ये मिलेगी हमें यहाँ पर कि भाई जो बूढ़ी महिलाएं हैं, बड़ी महिलाएं, वो भी बहुत ज़्यादा तल्लीनता के साथ उपन्यासों का यहाँ पे पाठन सुना करती थी, क्योंकि उस समय पढ़ी लिखी तो थी नहीं। तो क्या था, जो भी उनके इर्द गिर्द पोते पोतियां पढ़े लिखे होते थे तो उनसे कहती थी कि आप ये पढ़ के हमें सुनाओ। तो यहाँ पर राइटर्स ने कहा है, लेखक बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर उपन्यासों के आने से हमें ये देखने को मिला है कि जो दादा दादी या नानी की कहानियां सुनने वाली कहावत होती है, पोते पोतियां दादी से या नानी से कहानियां सुनते हैं, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे नानी और दादी जो पोते पोतियों से उल्टा उपन्यास पढ़वा रही हैं। तो यहाँ पर वो भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ लिख लेना, बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो आमतौर पर पढ़ी लिखी नहीं थी, वो भी लोकप्रिय तमिल उपन्यासों को अपने पोते पोतियों से बड़ी तल्लीनता से सुनती थी। ये लिख लेना आप। तो सेकंड का सब पॉइंट आपने यहाँ पर कवर कर लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं ने यहाँ पर बताया गया कि भाई महिलाओं ने किस तरह के यहाँ पर लेख लिखे हैं। तो महिलाओं ने शुरुआत में अगर हम बात करें, महिलाओं ने अभी ऐसा नहीं, महिलाएं पीछे रही हैं, महिलाएं केवल पढ़ने पाठक ही नहीं रही हैं, महिलाएं लेखक भी बनी, उपन्यासक भी लिखे हैं महिलाओं ने। तो महिलाओं की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो महिलाओं की भाषा में उनकी सबसे शुरुआती रचनाएं जो थी कविताएं थी, इसके बाद लेख, फिर बाद में आत्मकथात्मक बयान थे। ये आप लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने सबसे पहले आपके उपन्यास जो लिखने स्टार्ट किए हैं वो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में, खास करके दक्षिण भारत में यहाँ पर लिखना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। दक्षिण भारत से महिलाओं ने स्टार्टिंग की है, फिर तो पूरे भारत की महिलाएं कहीं ना कहीं जागृत हुई हैं। तो ये बताई है यहाँ पर। इस तरह के उपन्यास लिखने से क्या हुआ है, महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने नारीत्व का जो है, यानी कि कहीं ना कहीं जो नारी का क्या वजूद है समाज में, उसका एहसास हुआ है, नारी की क्या गरिमा है समाज में, उसका एहसास हुआ है। यहाँ पे महसूस हुआ है औरतों को कि केवल घर की चार दीवारी तक ही महिलाएं सीमित नहीं है, महिलाएं भी जो है अबाध रूप से, निर्बाध रूप से जो है कहीं ना कहीं चिंतन कर सकती हैं, और महिलाएं भी समाज के विस्तृत दायरे को रखकर, विस्तृत दायरे में सोचकर उसको लिख सकती हैं, गढ़ सकती हैं, अपने विचारों से समाज को अवगत करवा सकती हैं। तो ऐसे करके महिलाओं को भी अपनी अपनी जो वास्तविक वजूद है समाज में, वास्तविक उनका जो नारीत्व है कि नारी के आधार पर बहुत कुछ कर सकती हैं, तो उसका एहसास हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें देखने को मिलेगा हमें। तो यहाँ पर आपने थर्ड पॉइंट लिख लिया होगा। इन सब के बावजूद यहाँ पे बताया गया है कि कई उपन्यासों की जो मूल कथानक थी वो प्रेम कहानियों में ऐसी महिलाएं आती थीं जो अपने साथी का रिश्ता स्वयं चुन सकती थीं या फिर उन्हें अस्वीकार कर सकती थी। यानी कहीं ना कहीं इन उपन्यासों के जरिए जो महिलाएं हैं अपने आप के व्यक्तित्व को या अपनी जो भावनाएं, उनकी अवदमित जो भावनाएं, दबी कुचली जो उनकी भावनाएं हैं, उनको प्रदर्शित करना चाह रही थी कि महिलाओं को भी पसंद और नापसंद का अधिकार होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर इंडायरेक्ट रूप में उपन्यासों के जरिए ये सब चीज़ें लिख रही थी। यहाँ पर एक महिला है, इनका नाम रुकैया हुसैन है। ये समाज सुधारक रही हैं। यहाँ पर इन्होंने विधवा होने के बाद कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की है। इन्होंने अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था जो काफ़ी फेमस हुआ था। इनका नाम था सुल्तानाज ड्रीम के नाम से, सुल्ताना का स्वप्न नाम से। ये खास करके एक व्यंग्यात्मक फैंटेसी लिखा था इन्होंने, व्यंग्यात्मक उपन्यास था। इसके अलावा इन्होंने एक उपन्यास और लिखा है यहाँ पर, इनका नाम है, उपन्यास का नाम है पद्म राग। इसमें इन्होंने अपनी किस्मत का फैसला खुद करने के लिए महिलाओं की दशा सुधारने का यहाँ पर आह्वान किया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई महिलाओं को यहाँ पर पूरी छूट मौजूद थी। बहुत सारे पुरुष जो होते थे, जो महिलाएं पढ़ी लिखी हुई महिलाएं थी, उन पर शक करते थे कि कहीं ना कहीं महिलाएं इस तरह की गतिविधियां तो ना कर रही हो, कहीं महिलाएं लेखन तो ना कर रही हो। तो महिलाओं को पुरुष जो होते उस समय शक की नज़र से देखते थे। यानी वो ये सोचते थे कहीं पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो ऐसा ना हो कि उपन्यासों को पढ़कर बिगड़ जाएं या घर का काम ना करें। इस तरह के विचार उनके माइंड में थे। तो वो बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने चौथे के दोनों सब पॉइंट लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5वां पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए, और यहाँ पर बताया गया कि ईसाई धर्म प्रचारक और बंगाली के शायद पहले उपन्यास करुणा ओ फूल मनीर विवरण, इसकी लेखिका जो है वो हाना मूलेंस हैं। इन्होंने अपने पाठकों को बताया है कि भाई ये गुप्त रूप से इन्होंने लिखा है, ये गुप्त रूप से लिखा करती थी। वहीं एक महिला और है 20वीं सदी में, जिनका नाम है शैलबाला घोष। ये इसलिए लिख पाई हैं क्योंकि इनके पति ने इन्हें संरक्षण दिया है। यानी ससुराल वाले राजी नहीं थे, लेकिन इनके पति ने सपोर्ट करते थे, तो इस वजह से ये उपन्यास लिख पाई हैं। तो ये बताया गया है यहाँ पर। तो महिलाओं ने कितना संघर्ष करके आपके लिए उपन्यास लिखे हैं उस समय, तो वो बताया गया है। इन सब के अलावा यहाँ पर अगली सब हेडिंग है जाति प्रथा, निम्न जातियां और अल्पसंख्यक। यानी हमें यहाँ पर ये भी तो देखना है कि वास्तव में क्या जो उपन्यास लिखे गए हैं वो सब अगड़ी जातियों के व्यक्ति ने लिखे हैं या फिर मध्यम वर्गीय लोगों ने लिखे हैं। क्या कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने निम्न जाति वाले व्यक्तियों ने भी उपन्यास लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर विचार करेंगे। अब जैसे यहाँ पर इंदुलेखा है, इंदुलेखा की जो प्रेम कहानी है, यानी आपने इंदुलेखा की प्रेम कहानी के बारे में ऊपर देखा था आपने, ठीक है, ओ चंदू मेनन ने लिखी है ये कहानी। तो इसमें क्या है, इसमें एक उच्च जाति का एक वैवाहिक रूप से जीवन दिखाया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पे प्रकाश डाला गया है, यहाँ बताया गया है कि भाई जो ये उपन्यास इस समय आया था उस समय केरल में बहुत ज़्यादा वाद विवाद भी हुआ था। जैसे यहाँ पर क्या है, उपन्यास की कथानक में एक नमूदरी नाम का ब्राह्मण दिखाया गया है जो उस समय केरल का बड़ा जमींदार हुआ करता था। और यहाँ पर नायर जाति के व्यक्ति हैं उस समय लगानदार हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं नायरों की और नमूदरी ब्राह्मणों की बनती नहीं थी उस समय ज़्यादा। लेकिन बाद में क्या है, इनके मध्य जब रिश्ते वगैरह की बात हुई है तो इंदुलेखा की शादी के लिए यहाँ पर नमूदरी नामक ब्राह्मण यहाँ पर आया है। तो इस उपन्यास के जरिए इस जमींदार को बेवकूफ़ दिखाया गया है और यहाँ पर इंदुलेखा इससे मना कर देती है और अपनी पसंद से एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो कि उसी की जात का होता है, नायर माधवन, इसको चुनती है। तो ये बताया गया, इस तरह की कहानी यहाँ पर लिखी गई है। तो यानी खास करके आप देख सकते हैं उच्च जाति में जो क्या क्या भेद थे वहाँ पर, उन्हें दर्शाने की यहाँ पर बात बताई गई है। तो यहाँ पर आप वही सब चीज़ें लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिख लेना इसमें कि इंदिराबाई के बारे में आपने भी लिखा है, यानी गुलाबडी वेंकट राव का है इंदिराबाई। और इंदुलेखा जैसे उपन्यास उच्च जाति के उपन्यासकारों द्वारा मूल रूप से वैसे ही चरित्रों को लेकर लिखे गए थे। वैसे कि मतलब जैसी उनकी मेन कहानी थी, जैसी समाज में प्रचलित धारणाएं थी, उन्हीं धारणाओं को देखते हुए उपन्यास ये लिखे गए थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ उपन्यास और भी हैं। जैसे यहाँ पर एक उपन्यास निम्न वर्ग से लिखा गया है। उत्तरी केरल के व्यक्ति हैं निम्न जाति के, जिनका नाम है पोथेरी कुजाम्बू। इन्होंने 1892 में एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है सरस्वती विजयम। देखिए, इसका नाम से ही आपको लग रहा होगा कि सरस्वती विजयम का मतलब क्या है कि शिक्षा तक पहुंच, शिक्षा पर विजय हासिल करना। तो ये ऐसा उपन्यास लिखा है। इसमें यहाँ पर एक जाति दमन की एक कड़ी निंदा भी की गई है। खास करके इस उपन्यास में एक अछूत व्यक्ति की कहानी है जो कि ब्राह्मण जमींदार के जुल्म से बचने के लिए शहर भाग जाता है और शहर में ईसाई धर्म अपनाकर वहाँ पे पढ़ लिख जाता है। और बाद में क्या है, वो एक जज के रूप में आसीन हो जाता है, यानी जज बन जाता है। कुछ सालों बाद क्या होता है, कुछ सालों बाद जब जमींदार है, यानी जमींदार ने एक, यानी कि यहाँ पर आगे एक मुकदमा है जमींदार का। जब मुकदमा है जमींदार का इसके सामने लाया जाता है, तब वो अपनी वहाँ पे असली पहचान खोलता है। कौन व्यक्ति? जो अछूत व्यक्ति है वो अपनी पहचान खोलता है। देखिए, मैं वही व्यक्ति हूँ जिस पर आपने अत्याचार कभी किए थे और आज हम आपको न्याय दिलाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर जो ब्राह्मण है, यानी कि जो आपका जो ब्राह्मण जमींदार है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। और शिक्षा के महत्व को कहीं ना कहीं इसमें रेखांकित किया गया है कि वास्तव में शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा के महत्व के जरिए कैसे जो खाई बनी हुई है ऊंच नीच की, वो कैसे पाटी जा सकती है, उसका यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आपने सरस्वती विजयम के बारे में जान लिया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं।
बंगाल में भी ऐसा नहीं है, बंगाल में भी जो नीची जातियों के, जो निम्न जातियों के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, उनके जीवन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर उठाए गए हैं, तो वो यहाँ पर आप देखेंगे। तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना आप कि बंगाल में भी 1920 के आसपास निम्न जातियों से जुड़े मसले उठाए गए। यहाँ पर था अद्वैत मल्ला वर्मन, इन्होंने तीतास एकटी नदीर नाम का एक रूप में, यहाँ पर तीतास नदी में मछली मारकर जीने वाले मल्लाहों के जीवन पर यहाँ पर एक महाकाव्यात्मक रूप में उपन्यास लिखा है। काफी बड़ा भारी भरकम उपन्यास है ये, ठीक है। तो कैसे जो मल्लाह है, मछुआरे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, कैसे जो वर्तमान समाज है, वर्तमान समाज में मल्लाहों के जो रिश्ते हैं, संबंध वगैरह है, वो कैसे विच्छेद हो रहे हैं, या फिर आपस में ही उनके समुदाय आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, उनकी संस्कृति कैसे विलोपित हो रही है, वो सब यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं अल्पसंख्यक वाले, यानी मुस्लिम कोई उपन्यासकार हुआ था या नहीं हुआ था, वो भी हम देखेंगे। देखिए इस समय यहां पर एक उपन्यासकार, मुस्लिम उपन्यासकार देखने को मिलते हैं, इनका नाम है वैकोम मोहम्मद बशीर। ये मलयालम में मशहूर होने वाले शुरुआती मुस्लिम उपन्यासकारों में से एक थे उस समय। देखिए बशीर की कोई यहाँ पे औपचारिक फॉर्मल रूप से शिक्षा नहीं हुई थी, कोई फॉर्मल रूप से किसी स्कूल में प्रॉपर में नहीं गए थे, किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त नहीं की थी। जो कुछ इन्होंने लिखा है वो थोड़ा बहुत पढ़कर अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों से लिखा है, यानी जो भी उन्होंने रियल लाइफ में देखा था, सीखा था, जाना था, उन अनुभवों के आधार पर उन्होंने अपने किताबों में उतारा है। तो यहाँ पर हम वही देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पर आप सब पॉइंट लिख लेना कि इनकी औपचारिक शिक्षा नहीं के बराबर हुई थी। इनकी ज्यादातर जो कृतियां हैं उनके अपने अनुभवों, ना कि पढ़ी हुई किताबों पर आधारित है, ना कि पढ़ी हुई किताबों पर नहीं है, बल्कि इनके अनुभवों पर आधारित है। यानी इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण वगैरह भी किया है, सूफी संतों से मिले हैं, हिंदू सन्यासियों से मिले हैं, इन सबकी सोहबत में आए हैं, पहलवानी भी सीखी है। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन जो रहा है नमक सत्याग्रह वाला, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो पूरा बताया गया है। अगली आपकी हेडिंग यहां पर है, यानी ये है राष्ट्र और उसका इतिहास। यहां पर वास्तव में हम देखेंगे कि भाई उपन्यास ने एक देश के राष्ट्रीय इतिहास को लिखने में किस तरह का योगदान दिया है, राष्ट्रीय इतिहास के रूप में उपन्यास ने किस तरह की भूमिका निभाई है, वो हम देखेंगे। आप सभी ये बात तो जानते हैं कि अंग्रेजों की नज़र में हमारा भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में जो भी गौरवान्वित करने वाले जो पहलू थे वो सब शून्य मानते थे। वो बिल्कुल मानते थे कि भारत का तो कोई इतिहास ही नहीं है, भारत के लोग तो असभ्य रहे हैं बिल्कुल। यानी वो हमेशा से भारतीयों को कमजोर मानते थे और खास करके भारतीयों के जो विश्वास हैं उनका मजाक उड़ाते थे। यानी कि जो हम जो अपना असुर देवता वगैरह यानी अपने ईश्वर वगैरह में आस्था रखते हैं उन सबका वो मजाक उड़ाते थे, अंधविश्वासी कहकर इन सबका मजाक उड़ाते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस इस बात को लेकर बहुत आघात पहुंचा था उसके माइंड पर। उसको भी लगता था कि कहीं ना कहीं इस बात का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इन लोगों को। यानी जो लोग हमारे संस्कृत पर, हमारी सभ्यता पर इस तरह के व्यंग करते हैं, इस तरह की जो है बातें, मिथ की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी जवाब देना चाहिए। तो उस समय जो उपन्यास निकल कर आए हैं, तो उपन्यास का जो समय चल रहा था तो एक बहुत अच्छा माध्यम बनकर उभरा है, जिसके जरिए तमाम जो धर्म को जानने वाले हैं या अपने संस्कृत को जानने वाले हैं उन्होंने अपनी संस्कृत को बचाने के लिए इन उपन्यास का सहारा लिया है। यानी इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, किनको, ब्रिटिशर्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स बार बार हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों को लेकर उपहास उड़ा रहे थे भारतीयों का। तो इस बात को लेकर भारतीयों ने भी यहाँ पर इनका मुंहतोड़ जवाब इसी के जरिए दिया है, उपन्यास के जरिए। उपन्यास उस समय एक अच्छा समाधान मुहैया कराया उस उपन्यास ने। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना कि औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में हिंदुस्तानियों को आमतौर पर कमजोर, आपस में विभाजित और अंग्रेजों पर निर्भर बताया जाता था। ये आप लिख लेना। तो आप समझ सकते हैं कि भाई भारतीय इस बात से बिल्कुल संतुष्ट तो थे नहीं, तो भारतीयों ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए उपन्यासों के जरिए अपने अतीत के गौरव को यहाँ पे महिमा मंडित करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ऐसे बताए गए हैं। बंगाल में कुछ चीजें हैं, बंगाल में है कि बंगाल में कई सारे उपन्यास मराठों और राजपूतों को लिखे गए हैं। इनसे क्या हुआ है, इनसे हमारे अंदर अखिल भारतीयता का एहसास पैदा हुआ है, यानी संपूर्ण भारत के जो हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका यहां पर हमें एहसास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक आगे उपन्यास और लिखा गया है, यानी कि यहां पर बंगाली में ही लिखा गया है, भूदेव मुखोपाध्याय का उपन्यास है, ठीक है। भूदेव मुखोपाध्याय कृत है अंगुरिया बिनमोय। तो ये बंगाल में लिखा जाने वाला पहला ऐतिहासिक उपन्यास था, इतिहास के संदर्भ में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास है ये। तो इसके बीच में जो है खास करके आपके वीर शिवाजी और औरंगजेब के बीच में जो शांति समझौता होता है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। शिवाजी और औरंगजेब का जो युद्ध है वो दिखाया गया है यहाँ पर, कि किस तरह से जो शिवाजी हैं वो अपने हिंदुओं को बचाने के लिए किस तरह से लड़ रहे हैं, तो ये बताया गया है। इन सब के अलावा यहाँ पर कुछ उपन्यास ऐसे भी हुए हैं जिनके जरिए कोई ना कोई राष्ट्रीय आंदोलन पूरा का पूरा खड़ा हो गया है। तो ऐसे उपन्यास भी यहाँ देखने को मिलते हैं। खास करके आपने यहाँ पर आप
वही बताया गया कि उपन्यास में जो कल्पित राष्ट्र है वो इतनी ताकत थी इसमें कि इससे प्रेरित होकर असली राजनीतिक आंदोलन यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में ही यहाँ पर एक बंकिम का आनंद मठ है। इसमें क्या है, मुसलमानों से लड़कर हिंदू साम्राज्य स्थापित करने वाले जो हैं, यानी बंकिम ने आनंद मठ लिखा है, तो आनंद मठ के जरिए क्या है, तो आनंद मठ में दिखाने की कोशिश की गई है कि मुसलमानों से लड़कर हिंदू साम्राज्य स्थापित करने वाले हिंदू संगठन की कहानी ये कहता है। तो इस बात से प्रेरित होकर तमाम जो लोग हैं हिंदू संगठन एकताबद्ध हो गए हैं, ये यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग है उपन्यास और राष्ट्र निर्माण। उपन्यास ने एक तो संस्कृत को बचाने में किस तरह से योगदान दिया है और राष्ट्र के निर्माण में कैसे योगदान दिया है। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग मिलकर ही अपने देश का विकास कर सकते हैं और एक राष्ट्र का एहसास दिला सकते हैं। तो यहाँ पर साहस, शौर्यशील अतीत के आह्वान के जरिए उपन्यास ने जो है एक साझे राष्ट्र के एहसास को लोकप्रिय बनाने में मदद मिली। और यहाँ पे जरूरी साझा जो हमारा राष्ट्र है, इसके लिए जरूरी ये था कि हमारा साझा समाज भी हो, ये साझा समाज भी दिखाया जाए। इसके जरिए क्या है, इसमें हर तबका, हर वर्ग या हर चरित्र गढ़े जाए ताकि लोग अपने आप को आपके समाज से, अपने इतिहास से खुद को जोड़ पाएं। तो खास करके इस दिशा में प्रेमचंद ने अपने अहम कदम उठाए हैं। प्रेमचंद ने जितने भी अपने उपन्यास लिखे हैं तो उस उपन्यासों में हर वर्ग के व्यक्ति को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेना। जैसे उनके उपन्यासों में जमींदार है, नवाब मिलेंगे, किसान, भूमिहीन, मजदूर, मध्य वर्ग के, इसके अलावा नौकरी पेशा, यहाँ पे सब कुछ दिखाए गए हैं। यहाँ पर प्रेमचंद के उपन्यासों में कुछ चीजें और भी हैं। जैसे बताया गया है, प्रेमचंद के उपन्यासों में खास करके यहाँ पर प्राचीन इतिहास देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रेमचंद के इतिहास में हमें इन्होंने प्राचीन इतिहास से मोह से परहेज किया है। खास करके उनके उपन्यासों में अतीत के महत्व को न भूलते हुए भविष्य की ओर देखने की पहल दिखाई देती है। यानी भविष्य में जो भी उनके मुद्दे चल रहे हैं, जो भी सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं, उनको यहाँ पर दिखाने की, दर्शाने की कोशिश इन्होंने ज़्यादा की है। यानी इन्होंने प्राचीन इतिहास पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। तो इन्होंने बहुत सारे अपने उपन्यास लिखे, इनकी कृतियाँ आपने पढ़ी होंगी हिंदी में। जैसे एक उपन्यास इनका काफ़ी फेमस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उपन्यास एक तो यहाँ पर रंगभूमि है। ठीक है, रंगभूमि में आपका इनका केंद्रीय चरित्र सूरदास एक अछूत जाति का ज्योतिहीन भिखारी है, इसके बारे में बताया गया है। और एक गोदान उपन्यास है जहाँ पर होरी और उसकी बीवी की धनिया की कहानी है, ये आपने पढ़ा होगा। भारतीय किसानों पर लिखा गया उपन्यास, सबसे बेस्ट उपन्यास माना जाता है ये। तो ये गोदान लिखा है। तो ऐसे करके देख सकते हैं कहीं ना कहीं भारतीय समाज को यहाँ पर सामने रखने वाले, भारतीय समाज में जो जहाँ पे कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनको सामने लाने वाले इस तरह के जो आपके उपन्यासकार ये रहे हैं। तो आपने देख लिया इस चैप्टर के तहत। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, तो वो मैं और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बचा नहीं है वैसे तो, लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पर और रह गया है, यानी कि ये आपका रह गया है। देखिए, बंकिम की मृत्यु के बाद बताया गया है, ये बंकिम की मृत्यु के बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने बंगला उपन्यास को और विकसित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर टैगोर जो है, टैगोर मुख्य रूप से औरतों की हालत पर, राष्ट्रवाद पर लिखते हैं। औरतों की हालत पर लिखा है, राष्ट्रवाद पर लिखा है। इनकी ये दो रचनाएं हैं, दो चिताएं, यानी इनकी दो चिताएं बायरे, ये इसकी झलक इसमें दिखाई देती है। ठीक है, यानी इन्होंने एक रचना लिखी है, दो, यहाँ पर ये दिखाया गया दोनों चिताएं घरे बायरे। तो इसमें इन्होंने औरतों की हालत और राष्ट्रवाद दोनों पर को ही यहाँ पर दर्शाया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं जो उपन्यास लिखे गए हैं या साहित्य जो भी तैयार किया गया है, उसने हमारे राष्ट्रीय मुद्दों को भी रेखांकित किया है और सामाजिक जो कुरीतियां हैं उन पर भी गहरा आघात किया है। और एक जन चेतना के माध्यम के रूप में उपन्यास जो है एक सशक्त माध्यम बनकर यहाँ पर उभरा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि साहित्य के आने से, लोगों के शिक्षित होने से समाज पर क्या असर पड़ा है, समाज में कैसा संदेश क्या है, कैसे कैसे लोगों ने अपने अपने चरित्र में परिवर्तन लाए हैं, किस तरह से समाज में परिवर्तन आया, वो सब चीजें आपने यहाँ पर देख ली हैं। इसी के साथ आपका यहाँ पर क्लास 10th जो है पूरा हो जाता है। अब क्लास 10th पूरा होने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल यहाँ पर उभर रहे होंगे, तो उन सभी सवालों का निदान मैं यहाँ पर 2 मिनट में कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी हम यहाँ पर क्लास 11-12 वाली जो NCERT हिस्ट्री है वो बिल्कुल नहीं चलाएंगे, यानी जो नई वाली NCERT हिस्ट्री है उसे हम बिल्कुल अभी नहीं लेकर आएंगे। क्यों नहीं लेकर आएंगे, उसका रीजन है। देखिए, यूपीएससी एग्जाम के अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो यूपीएससी एग्जाम में खास करके आज भी जो आपकी ओल्ड हिस्ट्री है उसका बोलबाला है। ओल्ड हिस्ट्री में आपकी 3 किताबें आती हैं, एक तो राम शरण शर्मा की किताब आती है। ठीक है, राम शरण शर्मा जी की किताब आती है, और यहाँ पर सतीश चंद्रा जी की किताब आती है। यहाँ पर सतीश चंद्रा जी के अलावा यहाँ पर बिपिन चंद्रा जी की किताब भी आती है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों किताबें मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं, और ये किताबें आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब रही बात क्लास 11-12 की, देखिए क्लास 11-12 अगर मुझे पढ़ानी होगी
तो मैं यहाँ पर आपके स्टडी विद मयंक चैनल पर नहीं लेकर आऊँगा, मैं आपके जो दूसरा चैनल है रूरल एकेडमी, वहाँ पर ये कंटेंट दूंगा। अब वहाँ पर कंटेंट ये वाला क्यों दूंगा, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर मैं नई वाली एनसीईआरटी यहाँ पर रख देता हूँ तो तमाम जो नए अभ्यर्थी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। यहाँ पर तो आपने ये भी विकल्प दिया है, ये भी विकल्प दिया है नई एनसीईआरटी वाला, आप क्या अब कौन सा पढ़ें, कौन सा सही रहेगा, तो ये हमारे सामने बहुत कठिनाई आएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यही कर रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है 11th-12th वाला है ये अभी यहाँ पर नहीं दूंगा स्टडी विद मयंक पर, ये आपको रूरल एकेडमी पर देखने को मिलेगा। और अभी आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा, कुछ महीनों बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात और बता दी, अगर आप यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं तो आप नई वाली एनसीईआरटी आपके लिए इतना ज्यादा योगदान नहीं देती है। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी आपकी है वही आज भी रिकमेंड की जाती है। अगर दिल्ली वगैरह के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं दिल्ली से प्रयागराज से, तो उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो भी आज भी यही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यूपीएससी में आज भी यही एनसीईआरटी चलती है। इसी एनसीईआरटी का कंटेंट आज भी जो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है हमें। तो इसलिए यहाँ पर ये वाली एनसीईआरटी मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ विद एमसीक्यू, तो आपके पास विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।